मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल हिंदी हमारी शान को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज हम संचयन पाठ 3 टोपी शुक्ला का भाग 2 आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो वह अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह अपने दादी से शिकायत करता तो दादी हंस पड़ती थी। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारिन की बोली, तू काहे को बोले लगियो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह के कैसे की तुरंते एक ठो हिरन मार लिया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टोपी की दादी गांव की भाषा का प्रयोग करती थी, क्योंकि वो गांव की रहने वाली थी। लेकिन फिर भी अपने पोते के साथ उनका इतना अत्यधिक स्नेह था कि टोपी उनकी उसी भाषा को बहुत अच्छी तरह समझता था और उसे सुनना पसंद करता था। यही टोपी के दिल में बात उतर गई। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। जब वह इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलपत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए कभी कभी उसको छेड़ा करती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी उन दोनों के बीच में बीच बचाव करवा देती। जैसे कि आप लोग घर में अगर भाई बहन आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो आपकी दादी या आपके बड़े लोग बीच में आकर बात का जो है उस बात को समाप्त करते हैं और बीच बचाव करते हैं। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारो, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। उसकी दादी चाहे उन शब्दों को डांटने के लिए इस्तेमाल करती, लेकिन उनके वो शब्द उसके लिए क्या थे, एक शक्कर के समान। अमावट बन जाता है, तिलवा बन जाता है, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। जब कभी वह अपनी दादी के पास जाता तो दादी उससे यह पूछना चाहती कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है, तो वो बोलती कि तोरी अम्मा क्या कर रही। पहले तो वो चकरा जाता कि यह अम्मा शब्द क्या होता है, फिर समझ आया कि माताजी को ही अम्मा कहते हैं। अब उसे वो शब्द अच्छा लगने लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहता है। जैसे हम गुड़ की डली मुंह में डाल लेते हैं और धीरे धीरे उसको खाते रहते हैं, ठीक उसी तरह यह शब्द अब धीरे धीरे उसके मन को अच्छा लगने लग गया। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। थालियां तो थालियां ही थी, पर चौके पर नहीं। अब उनके यहाँ जो थालियां जो थी वो लगती थी मेज और कुर्सी पर, चौके पे यानी कि रसोई में थाली नहीं लगती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसको ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी तो टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, यह शब्द सुनते ही वो एकदम से हैरान उठी कि अम्मी शब्द किसने बोला। अम्मी शब्द टोपी ने। मेज पर जितने हाथ थे वो सब रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। किस कारण? टोपी के अम्मी शब्द बोलने के कारण। अम्मी, यह शब्द इस घर में आया कैसे? अम्मी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहां से सीखा? सुभद्रा देवी ने जवाब लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गरजी, हमने इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? हम ना जानते।
ते कोनो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ले बाय रे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने गवारों की ये जबान मत बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल चुका था। कहाँ तो लड़ाई अम्मी कहने के पीछे हो रही थी और लफ्ज के पीछे, और कहाँ अब लड़ाई होने लगी एक बोली के पीछे, बोलने के पीछे, कि राम दुलारी का बोलना सुभद्रा देवी को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर साहब भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। तय फिर जइए ओकरा घरे। हाँ, अरे तोरा, हाँ मैं लुकारा आगे माटी में लऊ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टोपी इफ़न के घर जाए। परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वो इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। एक दिन एको रहीम कबाबचे की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, कबाब, राम 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 राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी की रिश्वत दी थी कि वो घर पर जाकर किसी को नहीं बताए कि वह कबाब खा रहा था। टोपी को यह मालूम था, लेकिन वो चुगलखोर नहीं था। उसने तब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा और किसी को नहीं बताई थी। हमें कबाब खाते देखे रही हो, ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। उनका यह सवाल इसलिए था कि टोपी ने जब मुन्नी को कबाब खाते हुए देखा तो वो इतने दिन तक चुप क्यों रहा। ये झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास था, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि सच या झूठ में अंतर कर सकता। और उस दिन तो वह बेचारा इतना पिट गया कि पूरा दिन उसका बदन दुखता रहा और वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उससे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में नहीं था। अब मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ है तो उनसे छोटा ही रहेगा। दूसरे दिन जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें उसको बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सका कि हम लोग दादी बदल लें। टोपी ने कहा, तोरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी दादी तोहरे घर चला जाए। यानी टोपी ने कहा कि मेरी दादी तुम्हारे घर चले जाए और इफ़न की दादी टोपी के घर आ जाए, क्योंकि टोपी इफ़न की दादी को बहुत पसंद करता था। हमारी दादी तू बोलियो, तू ही लोगन को बोली थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है क्या? यह नहीं हो सकता। हाँ, हमें 1-2 दादियों ना दे सके हो। टोपी ने खुद ही अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। ओ मेरी दादी, वह मेरे अब्बू की अम्मी भी तो है, इफ़न ने कहा। यह बात अब टोपी को समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिक्र ना करो। इफ़न ने कहा कि मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मर बे, मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई है। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया और वह मुंह लटकाए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था और एक कोने में बैठकर रो रहा था। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उस दिन उससे भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि इफ़न की दादी का देहांत हो गया था। इसलिए उनके घर में पहले से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित हुए थे। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता।
टोपी और दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ। टोपी शुक्ला कहानी का पहले भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है और इसके अगले भाग को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त होती रहे।